Good evening and welcome everybody. We'll be starting with the topic of chapter 9 today. I hope the screen would have been visible to you. So today we are going to see chapter 9, the role of family in education. हमारे एजुकेशन में फैमिली का क्या रोल है? ठीक है। मतलब अभी हम लोगों ने कल देखा था कि स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी का रूप है। स्कूल से हमें एक फॉर्मल सेटअप मिलता है, एक फॉर्मल एजेंसी की तरह प्रॉपर इसका सेटअप होता है। तो हमारी फैमिली जो है वो हमारे एजुकेशन में क्या रोल निभाती है? सबसे पहला रोल हमारी फैमिली निभाती है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में, इस संसार में आते हैं तो हमें हमारे फैमिली मेंबर्स से लव, केयर, अफेक्शन एंड बेसिक लर्निंग मिलती है। ठीक है। हमें वो चलना सिखाते हैं, हमें वो बोलना सिखाते हैं, और हमें वो डर से, हमारे को जो सामने डर आता है ना, उस डर को भगाते हैं। ठीक है। हमें साहसी बनाते हैं। तो ये सारा काम हमारी फैमिली मेंबर्स का होता है। वो जैसा हमें सिखाएंगे हम वैसा रहेंगे। आपको पता, अगर ग्रैनीज बच्चों को झूला देकर सुलाने की आदत डाल देती है तो बच्चे को झूला दिए बगैर नींद नहीं आती है। तो जैसा सिखाया जाता है वैसा होता है। तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीइंग द फर्स्ट एजुकेटर। ठीक है। फैमिली इज द फर्स्ट एजुकेटर वेर इन वी रिलाई ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द फैमिली। हम फैमिली की हर एक एक्टिविटी पर रिलाई करते हैं, क्योंकि वो जैसा करेंगे वैसा हम बनेंगे। ठीक है ना। कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, जिसको परिवार एक रूप देता है, शेप देता है, और इसमें बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो होती है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली की प्राइमरी इन्फ्लुएंस और प्राइमरी डेवलपमेंट जो है वो होती है सिर्फ और सिर्फ बीइंग अ वेरी फर्स्ट एडुकेटर। फैमिली सबसे पहला एडुकेटर होने के कारण ये चीज आती है। टू पीपल वांट्स टू गेट एडमिटेड। ओके। सो सबसे पहला फैमिली का जो इन्फ्लुएंस होता है उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव पड़ना। तो फैमिली का जो प्रभाव होता है, सबसे पहला प्रभाव बच्चे पर पड़ता है सिक्योरिटी। दैट इज बोथ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड इमोशनल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब जो आसपास जो लोग हैं वो उन बच्चे के लिए सुरक्षित हैं या नहीं है, ये चीज जानना। दूसरा इमोशनल सिक्योरिटी। इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है जो बच्चों के इमोशंस हैं ये अच्छे से सिक्योर हैं या नहीं है, ये चीज पर देखना और समझना। दूसरा, द वेरी फ्यू फैक्टर्स ऑफ द लाइफ। अलग अलग लाइफ के जो फैक्टर्स है ये बच्चों को बताना और बच्चों को समझाना। एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली जो है उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट करना, मतलब बाहर से कुछ भी एक्सेस हो, बाहर से कुछ भी चीजें हो, जब तक वो आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, ये कौन बताता है? फैमिली बताता है। ठीक है। अगर बच्चा किसी गलत राह पर चल रहा है, फैमिली ने अगर उसको रोका नहीं, फैमिली ने अगर उसको सपोर्ट किया नहीं, तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आगे चलकर नहीं आती। ठीक है। तो ये बेसिक इंटरेक्शन होता है, टॉकिंग, बात करना, प्लेइंग, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ में चीजों को रीडिंग करना। जरूरी नहीं है बुक लेकर रीड करो भाई, रास्ते में कितनी चीजें लिखी पड़ी रहती। एक बार बच्चों के साथ बात करके नजर तो बोलो, बेटा ये क्या लिखा है, चलो अपन साथ में रीड करेंगे। तो कभी तो उसको याद आएगा कि मैं मम्मा के साथ, मैं पापा के साथ में इधर गया था तो उधर वो लिखा था, तो मैंने उसको पढ़ा था। अगली बार जब उस राह पे जाएगा तो उसे याद रहेगा।
तो फैमिली का ये इन्फ्लुएंस पड़ता है, दे उसको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है, कॉग्निटिव लर्निंग होती है बच्चों की। इसका ये मतलब होता है कि फैमिली लेज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। how the family is, the same effect is there in the development of the child। जैसा फैमिली होगा वैसा उसका इफेक्ट उसकी डेवलपमेंट पर पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, children who are spoken to frequently and exposed to rich vocabulary are more likely to develop strong language and communication skills। बच्चे जो स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं और उनकी कम्युनिकेशंस और उनकी वोकेबलरी को डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर वो बच्चे उस फैमिली में रह रहे हैं जहां पर उनकी लैंग्वेज जो है वो फ्रीक्वेंट है, मतलब ज्यादातर उसी भाषा में बातचीत हो रही है, अच्छी भाषा में बात हो रही है, रिच वोकेबलरी मतलब अच्छे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, और यही बैकग्राउंड उनको मिल पा रहा है। द हाईलाइट्स, the critical role, the family members, the different types of learning environment gives the formal setup and which starts from the family first। फिर उसके बाद में फैमिली जो है वो इमोशनल और सोशल लेवल पर भी फाउंडेशन डेवलप करता है। जो बच्चा अपनी माँ से पास में ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, तो वो बच्चा जो होता है मम्मी पापा जिससे भी अट्रैक्टेड होता है, वो स्कूल में आके सबसे पहले नंबर तो रोएगा, उसको परेशानी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो बहुत ज्यादा इमोशनल, अब यहाँ पर अगर पेरेंट उसको सिक्योरिटी ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि वो ठीक है आज बच्चा रो रहा है मैं कल ले आती हूँ, बच्चा सीखेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा इमोशनल बॉन्डिंग भी कभी कभी बच्चे के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार यहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग को थोड़ा देर रोककर उसकी इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना। थोड़ी देर अगर हम सब्र कर लेंगे, थोड़ी देर अगर हम रुक जाएंगे, तो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी होगी, अच्छा होगा, और उसके आगे के रिलेशनशिप और आगे के अप्रोचेस काफी अच्छे और चैलेंजिंग होंगे। जो बच्चे ग्रो होते हैं अलग सपोर्टिव और नर्चरिंग फैमिली एनवायरनमेंट में, वहां पर हाई सेल्फ एस्टीम एंड बेटर इमोशनल रेगुलेशन, ये सारी चीजें अच्छे से होती हैं। अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे सोशल नॉर्म्स, अच्छे सोशल वैल्यूज, अच्छे कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें बच्चा सिर्फ फैमिली से सीखता है। जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट रूटीन्स हैं, जो डिफरेंट मील टाइम्स हैं, जो डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, बच्चों की डिफरेंट रिस्पेक्ट, जैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ सिंपैथी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है? अगर हमको किसी पर दया आ जाए, दैट इज सिंपैथी। ठीक है। अगर एक गरीब है उस पर हमको दया आ गई, तो हमने उसको कुछ डोनेट कर दिया, सामने वाला उसका जो ही करे। बट एम्पैथी क्या होता है? इमोशनल फीलिंग। आप स्वयं को उनकी जगह पर रखकर उसकी फीलिंग को महसूस करो, दैट इज एम्पैथी। ये जैसे किसी ने अगर अपने किसी परिजन को खोया है, ठीक है, आप उसको दान दक्षिणा दे दोगे, आप उसको कोई और फाइनेंशियल हेल्प कर दोगे, कोई सपोर्टिव हेल्प लाइक उनके बच्चों को पढ़ा दोगे, उनके लिए भागा दौड़ी कर लोगे, दैट इज सिंपैथी। बट जो आप उसके साथ हमेशा नेचर रखोगे, आप उसकी जगह पर अपने आप को रखकर ये महसूस करते हुए जब ये काम करोगे, दैट इज एम्पैथी। आपको हर बार जब उसके बारे में पता चलेगा, उसको जब भी जरूरत होगी आप उसके लिए खड़े रहोगे, तो ये चीज एम्पैथी होती है। ठीक है। बड़े बड़े लाइनों से कन्यादान ले लेते हैं लोग, एकदम उसमें वो डिटेल में, वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सभाओं में।
बट क्या दोबारा से आपने किसी भी कन्या का कन्यादान ले लिया और फिर क्या दोबारा से पूछा भी कि वो कन्या सुखी है नहीं है, कुछ परेशानी है, उसको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। आपने बस एक गरीब की कन्या का कन्यादान लेकर उस पर सिंपथी जताई, एम्पथी नहीं की। कल को अगर उसको परेशानी होती है, अगर वो बच्ची दुखी है या कुछ भी चीज है, उसके बारे में आपका जिम्मेदारी होता है, क्योंकि कन्यादान आपने किया। एक हिसाब से जिम्मेदारी बनता है। तो आपको तब एम्पथी भी शो करना चाहिए। इफ यू शो सिंपथी, यू मस्ट ऑल्सो हैव एम्पथी इन योर सेल्फ। अदरवाइज जस्ट कीप एन एम्पथी एंड डोंट सिंपथाइज। ऐसे दान करने का और ऐसे किसी को कुछ देने का कोई मतलब नहीं होता। तो यही चीज हम यहाँ पर एज अ फैमिली हम चीजों को लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। शेयरिंग, कोऑपरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशनल एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें जो हैं हम इनको बता सकते हैं, हम इनको समझा सकते हैं। डिफरेंट सोशल डायनामिक्स, अदर अदर काउंटर रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं with the different social developments. नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू डेली रूटीन्स। यस, अगर आपका बच्चा अच्छा खाना पीना बना ले रहा है, अगर आपका बच्चा अच्छी शॉपिंग कर लेता है, आपकी तरह मस्त बार्गेनिंग करके अच्छी चीजें लेकर आ जा रहा है, तो उसमें आपके ही गुण है। ये हेरिडिटी नहीं होती है चीजें, ये चीजें बच्चा देख कर सीखता है, देखते देखते सीखता है। अपनी फैमिली में रहते हुए देखते, मेरी मम्मी ऐसा करती थी, साड़ी पहनना अगर आपने भी सीखा होगा तो आपने आपकी मम्मी को देखकर सीखा होगा कि आपकी मम्मी कैसे साड़ी को ट्रेप करती है। क्या ये पेट से सीख कर आता है? कोई हेरिडिटी होता है क्या? नहीं। बट ये है कि बस हेरिडिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको चीजें जल्दी समझ आती है या लेट समझ आती है, ये डीएनए में आता है। पर आप डीएनए से साड़ी ट्रेपिंग करना नहीं सीख पाओगे, ठीक है? आप स्कूटर चलाना नहीं सीख पाओगे, आप कुकिंग करना डायरेक्टली नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। वो ट्रेनिंग आपको कौन देता है? फैमिली देता है, ठीक है? दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू यू बाय द फैमिली। सो द डेली रूटीन, waking up early in the morning, if that family has a routine of waking up early in the morning, if the family has the routine of doing all the household chores and then go to take a bath, if that family has a routine that do not step out of the house after the breakfast, before the breakfast, you have to take the breakfast and then only you have to move out। तो अगर किसी फैमिली में ये डेली रूटीन है, तो फिर वो डेली रूटीन जो है उसको प्रॉपरली फॉलो करता है व्यक्ति, वो फैमिली से सीखता है। डिस्कशन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, एक साथ बैठकर डिसीजन मेकिंग पर जाना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेजरिंग एस्पेक्ट्स होती हैं। न्यूट्रिशनल एंड ईटिंग बैलेंस, ये सारी चीजें, कस्टम्स, वैल्यूज, sorry, different types of stories, the traditional relations and the customs, the rituals and different experiences which are practiced in the family, the cultural teachings also। ठीक है, आपके कल्चर में क्या होता है ये सब भी आपको आपकी फैमिली से ही पता चलता है। एंड दैट इज वाई फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉरल एंड द एथिकल वैल्यूज एंड द पेरेंटल मॉडलिंग एंड बिहेवियर। तो जब फैमिली का इतना काम है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? पेरेंट्स का पड़ेगा। तो पेरेंट्स मोल्ड करेगा, पेरेंट का बिहेवियर जो है वो मोल्ड करेगा बच्चे को पॉजिटिवली एंड एज वेल एज नेगेटिवली इफ द पेरेंट इज और द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट इज नेगेटिव। If the parent is using abusive words, the child will get affected towards that also. The child may use the abusive words also, because that will be normal for the child, because if the parent is using, that means it is normal. If my father is saying, I can also say, ओके ये हो सकता है। एंड इफ द पेरेंट इज यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स, अगर पेरेंट बच्चे से खुद आप करके बात करते हैं कि आप बेटा आप कहाँ गए थे, आप अभी तक लेट हो गए, आप आए क्यों नहीं समय पर, तो बच्चा भी अपने पेरेंट को रिप्लाई करके, सॉरी पापा, मैं हम आपको बता नहीं पाए, आज हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो ये जो है ना बातचीत करने का तौर तरीका होता है, जिस तरीके से हमारा पेरेंट का बिहेवियर, पेरेंट का नेचर नेचर होता है, उसी तरीके से बच्चों पर ये चीजें जाती हैं और वही उनकी बोल चाल, उनकी भाषा और उनका सारा एस्पेक्ट
होता है। तो पेरेंटल बिहेवियर, पेरेंटल डिसिप्लिन, पेरेंटल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी की रोल इन शेपिंग अप द चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द सोशल इंटरैक्शन ओवरऑल। जब सोशल इंटरैक्शन है, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज को मेंटेन करना, अपने एक्सपेक्टेशंस को बच्चे के साथ क्लियर रखना, रियल रीइंफोर्समेंट देना, ये सारा काम पेरेंट का होता है। नेक्स्ट, तो जब पेरेंट का ये सारा काम है, इसका मतलब पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट किन किन एरियाज पे होगा, वो सारी चीजें हम अभी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है बौद्धिक क्षमता पर, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पेरेंट को प्रॉपर कॉग्निटिवली बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सॉरी, प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देना, लैंग्वेज की डेवलपमेंट अच्छे से होना, प्रॉपर लिटरेसी, प्रॉपर न्यूमरेसी, ये सारी चीजें जो हैं बच्चों को पेरेंट करा सकता है, तभी वो उसके चीजों में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। पेरेंटल कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट में क्या ऐसे क्या क्या पेरेंट कर सकता है? रीडिंग बुक्स, डिस्कसिंग आइडियाज, प्लेइंग एजुकेशनल गेम्स विद देम, दे कैन एनकरेज देम क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। These are the different activities which will foster their love for learning, as well as they will develop the parental bonding as well. नेक्स्ट, सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। अब सोशल और इमोशनल बेनिफिट्स भी, जैसे कि सोशल बिहेवियर और सोशल एस्पेक्ट्स भी जब पेरेंट का उससे होता है, तो बिहेवियरल और इमोशंस भी पेरेंट के ही साथ बनेगा। तो इसके लिए पेरेंट को इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किससे बात करना है, कैसे बात करना है, किसके साथ कैसी फीलिंग रखनी चाहिए, किसके साथ में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, पेरेंट बात बात पे अगर सिखाता है, बताता है, समझाता है, तो ये काफी अच्छी तरीके से लोग समझ पाएंगे। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये देगा। अगर सोशली बच्चा एक्टिव है, भाई किसके साथ जाना सेफ है, किसके साथ नहीं है, ये पेरेंट ही बताएगा, तभी बच्चे को पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। किसके साथ में आपकी बिलोंगिंग्स को आप शेयर कर सकते हो, किसके साथ अपनी कम्युनिकेशन को शेयर कर सकते हो, किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किन एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। देर आर सम बैड एक्टिविटीज ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशंस में आके अपने दोस्तों की बातों में आकर आप उन एक्टिविटीज को अप्लाई कर ले रहे हो अपनी लाइफ में। नो, दिस शुड नॉट हैपन। द पेरेंट ओनली इज गोना हेल्प, पेरेंट ओनली इज गोना टेल टू द चाइल्ड दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ओके, सो ये सारी चीजें जो हैं ये भी पेरेंट करेगा। नेक्स्ट, बैरियर्स टू पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है ये कई बार बैरियर भी बन जाती है। कई बार कुछ रिसोर्सेस ना होने के कारण, कुछ लिमिटेशंस होने के कारण, लैंग्वेज में डिफरेंसेस, यानी जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ के लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। कई बार स्कूल के सिस्टम को पेरेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में। जैसे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे कई बार नहीं होते हैं, स्कूल में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाते, तो ये चीज़ भी कई बार दिक्कत देती है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसीलिए पेरेंट को चाहिए कि उस बच्चे के साथ साथ में पेरेंट भी इन्वॉल्व होकर सारी चीजें सीखें, तभी उनके ये सारे बैरियर्स जो हैं वो दूर होंगे। रिसोर्सेस का एक्सेस ले, और अगर रिसोर्सेस का एक्सेस नहीं है तो एटलीस्ट टीचर के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें। ठीक है, कई पेरेंट्स को फोन चलाना नहीं आता, कई पेरेंट्स को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, कई पेरेंट्स बच्चों की बातें समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा स्टेप लेकर बच्चे के स्कूल विजिट करें और फिर टीचर से बात करें, थोड़ा समय निकालें, बात करें और चीजों को समझे, भाई कैसे करना है, टीचर गाइड करेगा। और पेरेंट चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसको बच्चे को क्या देना है वो टीचर जैसे गाइड करेगा पेरेंट कर सकेगा। तो जो प्रॉपर मीटिंग्स होती है उसको पेरेंट को स्किप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम देकर टीचर के साथ में कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव पीटी
आर, दैट इज पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। ये अभी मैंने आपको बताया, टीचर और पेरेंट का प्रॉपर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि वो लर्नर के साथ में कंसिस्टेंट अप्रोच ले सके, उनकी लर्निंग और उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर इंश्योर हो सके, बच्चों की नीड्स और बच्चों की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सेटिस्फाई हो सके, उनके स्कूल और उनके सेटअप अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस, रेगुलर अपडेट्स, ये सारी चीज़ों का अपडेट पेरेंट को मिलते रहना चाहिए, इनकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। टीचर्स कैन प्रोवाइड पेरेंट एंड with the specific strategies and different support learning from the home, as well as they can offer insights into the child's interest and strength। ठीक है, बच्चे की इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ और उनके चैलेंजेस को डेवलप कर सकें। ठीक, तो ये तो हो गया पेरेंट टीचर इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा। अब होम यानी घर का और स्कूल का क्या कोलैबोरेशन होना चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट टीचर एक साथ मिलकर काम करें, उन्हें पता हो कि घर में क्या रूटीन है, घर में क्या शेड्यूल है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन हो। टीचर ने बस इतना कह दिया ना, मुझे पता है तुम्हारी मम्मा कितने बजे आती है, तुम्हें काम कितने बजे कराती है, बस आप ही काम नहीं कर रहे हो, आप ये काम कल करके लेकर आओ, नहीं तो मैं मम्मा से बात करूंगी। तो बच्चे को जब ये चीज पता चलती है, तो कब कैसे पता चलेगा टीचर को, जब पेरेंट से कांटेक्ट होगा तभी तो पता चलेगा ना। तो टीचर का कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कैसे भी पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन होगा, तो फिर प्रॉपर होम स्कूल कोलैबोरेशन होगा। We have a general and a proper homeschool collaboration, then we can involve classroom activities also to the child। We can also create learning partnership। लर्निंग पार्टनरशिप में क्या होता है कि पेरेंट एंड द टीचर बोथ इन्वॉल्व एंड दे बिकम पार्टनर्स एंड दे say the same line, they use the same tools, they use the same resources to teach the child at home as well। टीचर ने जिस रिसोर्स से पढ़ाया वो रिसोर्स अगर टीचर पेरेंट को भेज देता है तो पेरेंट भी उसको ऐसे ही पढ़ाएगा, तो फिर एक होम स्कूल कोलैबोरेशन मेंटेन होगा और बच्चे के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। और इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू कैन यूज व्हाट्सएप, you can use Gmail, you can use Google Classroom, you can use many areas where you can see, you can track the child's assignment, you can receive the feedback, and you can communicate directly with the teachers। This can become a bridge, and it can cover the gap bridge, it is covering the bridge gap between the home and the school। So this school must provide all these facilities, and then we are also supporting the diverse family as well. Keeping these things, the diverse families are also helping and managing each and every aspect, the cultural, the linguistic, that is the language, the socio-economic, that is social and economic foundation, different types of diversities, collaboration strategies, and other type of inclusive and accessible access to the फैमिलीज। तो जो हमारी डाइवर्स फैमिलीज होती हैं, इनके लिए भी इनकी नीड्स को अगर स्कूल टीचर पेरेंट कॉम्बिनेशन और होगा तो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज और सेट होगा। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा चैप्टर नंबर 9, रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन। आप देख लें, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हमारा कम से कम 12 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो ही जाए इन दिनों में। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज रीड आउट ऑल दीज थिंग्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट विथ मी बाय द टाइम आई एम गिविंग यू ऑल अटेंडेंस। Now I'm stopping this recording. If you want to ask anything, you can ask.